नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मॉडल पेपर 7 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पूरा उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सभी अपनी कॉपी और कलम उठाकर इन प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। आप अपना खुद का मूल्यांकन कर रहे होंगे कि अगर इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो हम कितना सही कर सकते हैं या फिर कितने अंकों को हासिल कर सकते हैं। हम न सिर्फ मॉडल पेपर को प्रस्तुत कर रहे हैं बल्कि समय के अनुसार जिन विद्यार्थियों की कॉपी अच्छी दिख रही है और लग रहा है कि इन कॉपियों के हिसाब से अन्य विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को बतलाना चाहिए कि आगामी मुख्य परीक्षा में किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, वह भी प्रयास हम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर एंगल से आप सभी को बताने का प्रयास है और अच्छा लग रहा है कि तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं, नए पुराने, जो कि उत्साह के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आगे भी वो नई भर्ती के हिसाब से इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको एक अनुमान लग सकता है कि हमें कब से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए या फिर अपनी रणनीति को कब से शुरू कर देना चाहिए। तो हर एंगल से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा। तमाम विद्यार्थी लगातार इन मॉडल पेपर्स को हल कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार मॉडल पेपर 7 में हम क्या लेकर आप सभी के सामने आए हैं। वो कौन कौन से ऐसे नए प्रश्न हैं या पुराने प्रश्न हैं जिनको कि आप जानते हैं और आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। तो शुरुआती में आप देख रहे हैं कि वही निर्देश दिया गया कि कितने घंटे का आपका पेपर है, कितने अंकों का पेपर है, कुल कितने प्रश्न रहेंगे, खंड अ से कितने प्रश्न रहेंगे, किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, कितने शब्दों को में लिखना है, खंड ब से कितने प्रश्न रहेंगे, किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, सीमा कितनी रहेगी, शब्द सीमा, सभी बातें यहाँ पर लिखी गई। अब हम खंड अ के अंतर्गत प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, आदिकालीन लौकिक साहित्य पर संक्षिप्त विचार कीजिए। 8 अंक का यह प्रश्न आपको लौकिक साहित्य के बारे में बतलाना है, क्योंकि जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो उस दौर में लौकिक साहित्य की रचना भी लिखी जा रही थी, तो उसी पर आपको संक्षेप में विचार करना है, यानी कि कुछ लेखकों को आपको शामिल करना है और कुछ रचनाओं को शामिल करते हुए उनकी भाषा और विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हुए अपनी बात को लिख देना है। अगला प्रश्न है, राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको राम काव्य के बारे में बतलाना है। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो भूमिका और निष्कर्ष को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि क्या हर प्रश्न में भूमिका और निष्कर्ष होना चाहिए। देखिए, उत्तर लिखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। समय प्रबंधन के हिसाब से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास पर्याप्त अनुभव है या उनके दिमाग में मटेरियल है, तो वो भूमिका और निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। भूमिका और निष्कर्ष आपके प्रश्न की प्रकृति पर आधारित होगा। जहां पर तर्क वितर्क करने की ज्यादा संभावना होगी वहां पर आप निष्कर्ष में जा सकते हैं। मान लीजिए जहां पर पूछा जाए कि अपना उत्तर तर्क सहित दीजिए या फिर अपने विचार को व्यक्त कीजिए या फिर आप किस पक्ष से सहमत हैं, तब आप निष्कर्ष में जा सकते हैं। हमने कुछ विद्यार्थियों की कॉपियों को देखा तो व्याकरण में भी वो निष्कर्ष पर जा रहे हैं। व्याकरण जैसे प्रश्नों में निष्कर्ष जरूरी नहीं। मैं कुछ की कॉपियां आपको दिखाऊंगा जल्दी ही, ठीक है। तो भूमिका आप 2 से 3 वाक्य लिख सकते हैं। जब 8 अंकों में आए तो 2 से 3 वाक्यों में आप लिख सकते हैं। जैसे राम काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करना है तो उसके पहले आप बतला सकते हैं कि राम काव्य इस भक्ति धारा के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं, और कवियों की कविताओं से ही तो प्रवृत्तियां तैयार होती हैं, विशेषताएं तैयार होती हैं। तो बतलाते हुए आप फोकस करेंगे प्रवृत्तियों पर। कम से कम 4 से 5 प्रवृत्तियों को
आप अपने आंसर में लिखेंगे और साथ में ध्यान देंगे कि कथ्य का समावेश हो और शिल्प का भी समावेश हो। कुछ कॉपीज को हमने आपको दिखलाया कि उसमें कथ्य पर ही जोर दिया गया था, शिल्प पर जोर नहीं दिया गया था। दोनों पर आपको ध्यान रखना है। हाँ, रेशियो इसका हो सकता है कि 60-40 का हो सकता है कि 60% कथ्य का हो गया और 40% शिल्प का हो गया, इतना हो सकता है। तो संतुलित करके आपको उत्तर लिखना है, तभी आपको अधिकतम अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियों को लिखिए। 8 अंकों का यह प्रश्न ठीक वैसे ही जैसे कि राम काव्य का उत्तर लिखना है, वैसे ही भारतेंदु युग में किस तरीके की रचनाएं लिखी जा रही थी, क्योंकि भारतेंदु युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो उस युग की कविताओं में अलग अलग चीजों को उठाया गया। खासतौर से आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय चेतना को लेकर, राष्ट्रीय चेतना पर आपको जोर देना है। बाकी भाषा के दृष्टिकोण से इस समय की जो कविताएं लिखी जा रही थी, ज्यादातर उनको ब्रज भाषा में ही लिखने का प्रयास किया जा रहा था। हाँ, कुछ कुछ कवि ऐसे थे जो कि खड़ी बोली में भी लिखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन खड़ी बोली का विकास जितना द्विवेदी युग में कविताओं के माध्यम में हुआ, उतना भारतेंदु युग में नहीं हुआ। खुद भारतेंदु गद्य खड़ी में लिखा करते थे और कविताओं को ब्रज में लिखते थे। तो चीजों को आपको बतलाना है। कहानी के प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। तो जो 6 तत्व हैं उनका जिक्र करते हुए अपने उत्तर को कंप्लीट कर देना है। शब्दालंकार को परिभाषित करते हुए किसी एक अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिरकार शब्दालंकार किसको कहते हैं और इसमें कुल कितने अलंकार हैं। शब्दा और अर्थालंकार मुख्य रूप से 2 हैं और कई जगहों पर उभय अलंकार की भी बात होती है। तो शब्दालंकार, इसमें हमने बहुत पहले आप सभी को व्याकरण पढ़ाते हुए एक सूत्र दिया था, अवश्य। तमाम जो नए विद्यार्थी होंगे उनके लिए काफी काम की ये बात है। अवश्य मतलब अनुप्रास, वक्रोक्ति, ठीक है, इसके बाद श्लेष और यमक। अब मान लीजिए आपने शब्दालंकार की परिभाषा दी और किसी एक अलंकार को लेकर आप अपनी बात को कह रहे हैं, तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस अलंकार को चुनते हैं। अनुप्रास को चुनेंगे, वक्रोक्ति को चुनेंगे, श्लेष को चुनेंगे या फिर यमक को चुनेंगे। तो उसी हिसाब से आपको उदाहरण भी ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सकता है कि आप सहूलियत के लिए अनुप्रास अलंकार को चुन लें, हो सकता है कुछ विद्यार्थी यमक को लिख दें, कुछ श्लेष को लिखें, कुछ वक्रोक्ति को लिखें। सबका मूल्यांकन उसी पैमाने पर होगा, सब में समान नंबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई श्लेष लिख देगा तो इसको 10 नंबर मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। हमने आप सभी को उत्तर लिखते हुए एक चीज बतलाई थी कि आप कोशिश कीजिए कि आसान तथ्यों को ही प्रस्तुत कीजिए। विशेष करने के प्रयास में हो सकता है कि आपका उत्तर अलग डायमेंशन में चला जाए। आप जो कहना चाहते थे वो न कहकर बहुत इधर उधर की बातें कह दिए। टू द पॉइंट ही लिखना है आपको। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियों पर संक्षिप्त विचार कीजिए। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं उन पर 2-2, 3-3 वाक्य आपको लिख देने हैं। मतलब कि यहां पर आप देख रहे हैं कि 8 नंबर का है और 3 बोलियां हैं, तो शुरू में तो आपको बतलाना होगा कि बिहारी हिंदी से क्या तात्पर्य है, इसका जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, ये सब बतलाते हुए उसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी के बारे में बतलाना है, ठीक है। बताते हुए खास तौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ध्यान रखना है आपको कि इन तीनों में भोजपुरी ही है जो कि उत्तर प्रदेश को टच कर रही है या फिर उसके कुछ जिलों में, खासतौर से पूर्वांचल में। तो इस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना होगा। इसमें खासतौर से जो साहित्य लिखे गए या फिर जितनी जानकारी है, भोजपुरी के कुछ संस्थान भी हैं, केंद्र भी हैं, खासतौर से बीएचयू के विद्यार्थी अच्छे से जानते होंगे और जो विद्यार्थी अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं वो भी जानते हैं कि भोजपुरी अध्ययन केंद्र बीएचयू में स्थापित है। तो थोड़ा सा आप भोजपुरी पर फोकस करेंगे और फिर मैथिली पर फोकस करेंगे, क्योंकि विद्यापति को आप नहीं छोड़ सकते। मगही में हो सकता है कि आपको कम लिखना पड़े, तो ध्यान रखना है
कि इन बोलियों पर संक्षिप्त में विचार करना है तो ये बोलियां किन किन जिलों में बोली जाती हैं। अगर कोई साहित्यिक अवदान है और लेखक आपके दिमाग में आ रहे हैं तो लिख देना है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर भी आपको मैथिली और भोजपुरी का तो पूरा अच्छे से लिख देना है, तब आप अधिकतम अंक हासिल करेंगे। अभी जैसे हमने कुछ कॉपीज को दिखाया है, अब विद्यार्थी उन प्रश्न पत्र को उस प्रश्न पत्र को 2 दिन में लिखे हैं, 3 दिन में लिखे हैं कि 10 दिन में लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षार्थी लिखना शुरू कर चुके हैं और वही सच्चाई भी है। लेकिन तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि ये बहुत आराम से उत्तर लिखा हुआ है। जैसे भी लिखा हो, लेकिन उसने अपने एनर्जी को तो दिखलाया कि हम उन 20 प्रश्नों को लिख सकते हैं। हालांकि परीक्षार्थियों से हमने पूछा भी कि आपको लिखने में कितना समय लगा, तो उन्होंने कहा कि सर टाइम तो लगा 3 से 4 घंटा लगा है। तो एग्जाम हॉल में तो आप जानते हैं कि वहां पर एक अलग परफॉर्मेंस होता है, वहां पर आपको कोई मोटिवेट भी नहीं करता है कि लिखिए लिखिए, हम भी काम में नहीं आएंगे। आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो खुद आपको प्रेरित करेगा कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है, लिखना है। ये बात सही है कि एग्जाम हॉल में लिखने में और घर पे लिखने में बहुत अंतर होता है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों हमें भूलना नहीं है, हम मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट या अभ्यास ही तो कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को दिखलाना है, आपके अंदर जो क्षमता है उसको दिखलाना है कि नहीं, आप मॉडल पेपर करा रहे हैं तो हम लिखने के लिए भी तैयार हैं। न कि आकर 2-4 इस तरीके के कमेंट कर दिए कि बहुत आराम से लिखा हुआ है। इस तरीके की बातें तैयारी करने वाले के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। आपको उससे प्रेरणा लेना है कि नहीं, हम भी लिखना शुरू करेंगे। अलग अलग तरीके के विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको लिखने बोलने का अधिकार है, आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या लिखना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बीआरए हिंदी आप समझ गए। बीच बीच में चूंकि आप सभी के कमेंट आते हैं, उनको भी बताना जरूरी है, ताकि जो अभी हाल फिलहाल में विद्यार्थी जुड़े हैं वो घटना परिघटना से जुड़ जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। 8 विलोम यहां पर दिए गए हैं, शब्द मतलब दिए गए हैं, उनके विलोम को आपको लिखना है। अब मान लीजिए अगर 8 आप सही कर देते हैं तो 8 में 8 नंबर मिलेगा। अब आप नहीं कर सकते कि हमने पूर्ववर्ती मेंस के पैटर्न को देखा है, 50% लोगों ने इसमें सफलता हासिल की है, 50% जिनके मार्क्स आ रहे थे वो, ये सभी चीजें लागू होती हैं यूपीएससी या फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट लेवल के जो सिविल सर्विसेज के लिए। लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर है, और पता नहीं ऐसा मेरे अंदर से आवाज आ रही है मेरे अंदर से कि जो पेपर बनाए जाएंगे वो इसी लेवल के होंगे जैसे हम मॉडल पेपर बना रहे हैं। क्योंकि आयोग को ये दिखलाना भी है कि जो कैंडिडेट हैं, जो परीक्षार्थी हैं, अब वो आश्वस्त रहें कि पेपर ऐसा बना था, हमें इतना अंक मिल जाना चाहिए था, ये हमारी कमजोरी रही, हमने ध्यान नहीं दिया, इस टाइप से। ठीक है, अगर सीधा सीधा भी पूछता है आयोग तो भी इस तरीके के प्रश्न रहेंगे कि जो हमने यहाँ पर तोड़ तोड़ कर बतलाया है ये भी आपके काम में आ जाएगा। मान लीजिए पूछ दिया जाए कि विलोम से क्या तात्पर्य है, 4 उदाहरण लिखिए, तो आपके काम में आ जाएगा ये। बस मटेरियल का कैसे उपयोग करना है उसको आपको समझना है। तो देखिए पेपर ऐसे ही बनेगा कि आपको लगेगा कि मैं और अच्छा अंक हासिल कर सकता था, गलती हुई, खुद आप गलती लेंगे, ठीक जैसे आपने प्रारंभिक परीक्षाओं में देखा। कुछ और विद्यार्थी जो सिलेबस को लेकर बार बार कमेंट करते हैं कि फला क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है। सिलेबस तो मात्र एक रोड मैप है, लेकिन उस सिलेबस के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छिपी हुई रहती हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने गया तो उसके सिलेबस में लिखा था कि परीक्षार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, देखा जाए तो यह सामान्य जानकारी शब्द बहुत घातक शब्द है। लोगों को लगेगा कि ये सामान्य जानकारी का मतलब कि सतही तौर पर जानकारी, लेकिन जब हम पेपर देने गए तो इतना खतरनाक पेपर आया कि जब उन दिनों को हम याद करते हैं, हालांकि बाद में उसमें चयन भी हो गया, तो शब्दावली पर मत जाइए, सिलेबस पर मत जाइए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक परीक्षार्थी उन चीजों को नहीं देख पाता है। तो प्रयास कीजिए, लड़ने का प्रयास कीजिए। आपने इन शब्दों को देख लिया होगा कि विलोम लिखना है, अभिमुख, अभ्यंतर, नागर, प्रकट,
लघिमा, उद्धत, अनुग्रह, स्थावर, ये सभी शब्द हैं और इनके विलोम को लिखना है। तो सीधे सीधे टू द पॉइंट ही लिखना है, बहुत ज्यादा इसमें गुणा गणित करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूरा आप लिख देते हैं तो 8 में 8 नंबर मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। इसके लिए तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी का रीचेक भी करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय पृथक कीजिए। तो आपको बतलाना है कि किसमें उपसर्ग लगा है, किसमें प्रत्यय लगा है। तो अगर आप सही से तैयारी कर रहे होंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे कि किसमें किसमें उपसर्ग लगा है, ठीक है, और किसमें किसमें प्रत्यय लगा है। और बस इनको तोड़ तोड़ कर लिख देना है, जो भी जैसे जैसे तोड़ कर लिख देना है, ठीक है। आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नंबर तो मिलेगा ही, नंबर आपके पेपर के हिसाब से मिलता है, पैटर्न के हिसाब से मिलता है, आपके लिखने के हिसाब से मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है, कादंबरी, नैषधि चरित, दश कुमार चरित, मेघदूत। तो नॉर्मल आपको 3 से 4 वाक्य लिखना है। ध्यान रखिए, मैं वाक्य की बात कर रहा हूं, 3 से 4 वाक्य लिखना है। तो वो कसे हुए वाक्य रहेंगे। जैसे मैंने कुछ विद्यार्थियों की कॉपी देखा तो हमें पता है, उनकी कॉपी को देखने से लग रहा है कि इनके पास ऑब्जेक्टिव जानकारी ज्यादा है, लेकिन उनकी जो प्रस्तुति है, जब वो पैराग्राफ में प्रस्तुति अपनी दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये मौलिक गद्य लेखन है, उसको जोड़ दे रहे हैं। कई विद्यार्थी उनको पॉइंट पॉइंट लिख दे रहे हैं, लग रहा है कि वन लाइनर कोई किताब लिख रहे हैं। आप पैरा में लिखिए और मतलब पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा रहे, ठीक है। तो टिप्पणी लिखना है, 3 से 4 वाक्य लिखना है। तो टिप्पणी आप आराम से लिख सकते हैं। इसमें भी अधिकतम अंक मिलने के चांस है। अगर आप ठोस तरीके से लिख देते हैं तो नंबर इसमें नहीं कटेंगे। नंबर बहुत कटेंगे तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन में थोड़े मोड़े 2-3 नंबर कट सकते हैं। कटने के लिए तो आप अगर एकदम से खराब लिखेंगे तो नंबर कटेगा ही, क्योंकि हम खराब की बातें यहां नहीं करने हैं, हम करने आए हैं कि कितना बेहतर हो सके। तो फिर मैं कम की बात क्यों करूंगा, बताइए आप ही, बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो टिप्पणी आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। द्वंद्व समास, तो नॉर्मली अब जैसे मान लीजिए कोई यहां पर पूछा गया कि द्वंद्व समास के बारे में लिखिए। कोई लिख रहा है कि समास फला होता है, इसके 6 भेद होते हैं, लंबे चौड़े हिसाब से बात कर रहा है, लेकिन नहीं, आपको टू द पॉइंट शुरू कर देना है। द्वंद्व समास के बारे में बात करना है। द्वंद्व समास के भेद भी हैं, मेन पूछने का कारण यही था और हमने आपको पढ़ाया है। समास पढ़ाते हुए जब प्री की तैयारी में करवा रहा था तो मैंने पढ़ाया है, आप देख लेंगे वीडियोज के सेक्शन में जाकर। तो कितने भेद किए गए हैं और उनके क्या उदाहरण है, उसको आपको स्पष्ट कर देना है। इसमें कम लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। ये भी आपका 5-6 वाक्य में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उदाहरण मान लीजिए 8 नंबर का है तो कम से कम 4 उदाहरण तो आप दीजिए ही दीजिए, जिससे कि आयोग को बहुत पहले से पता है कि आपको अपने विषय को लेकर काफी जानकारी है। आपने प्री में ही बहुत कुछ बतला दिया है कि हमें हिंदी के बारे में जानकारी है, लेकिन आप उस चीज को लिखकर प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि नहीं, उसी के लिए ये मेंस एग्जाम हो रहा है और बाकी कोई चीज नहीं। आप सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई द्वंद्व समास क्या होता है, अव्ययीभाव समास क्या होता है, या फिर टिप्पणी लिखिए, कोई पूछने वाला नहीं। आप अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जिएंगे। अगर कुछ पढ़ने वाले विद्यार्थी मिल जाएंगे तो आप उनको पढ़ाएंगे, बस यही कोई चीज है। जब तक आपका चयन नहीं हुआ है तभी तक आपकी नींद उड़ी हुई है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो द्वंद्व समास भी आप लिख लेंगे। खंड ब के अंतर्गत 12 अंकों के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता है, इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो पहले तो यहां पर ध्यान रखना है कि कहा जा रहा है कि क्या आदिकालीन जो हिंदी साहित्य है उसमें केवल वीर गाथात्मक रचनाओं को लिखा गया है। तो आप बताएंगे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं का जिक्र किया हुआ है
उनको बतलाते हुए आप ये भी बताएंगे कि केवल वीर गाथात्मक रचनाएं नहीं लिखी गई, बल्कि उस जमाने में श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई, नीति परक रचनाएं लिखी गई और वीर रस पर आधारित रचनाएं लिखी गई, साथ में लौकिक रचनाएं भी लिखी गई। हर तरीके से आप बतलाएंगे, ठीक। तो अपना विचार आपको देना है, तो इसमें आप निष्कर्ष दे सकते हैं, निष्कर्ष इसमें आप दे सकते हैं, और हर विद्यार्थी का निष्कर्ष उसका अपना निष्कर्ष होगा। यही निष्कर्ष ही आपकी मौलिकता है कि आप मान रहे हैं कि वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता है या फिर उसके अलावा अन्य रचनाएं भी, तो आप बतलाएंगे। क्योंकि आप एकदम से, जैसे जो साहित्य है वो साइंस नहीं है, उसमें ये नहीं है कि फला चीज होगा तो फला चीज ही होगा। पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो पानी बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, स्पेस होता है। आप एग्जामिनर के ऊपर भी छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ने का मतलब कि अपना निष्कर्ष देते हुए बोल सकते हैं कि नहीं, वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता है। यह भी बोल सकते हैं कि इसके समानांतर अन्य तरह की भी रचनाओं का लेखन हुआ। तो अपनी बात को आप आराम से लिख सकते हैं। सूरदास वात्सल्य के सिरमौर हैं। उक्त कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन आप जरूर कोट करेंगे कि उन्होंने अपने बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, पूरा लिखेंगे। और इसके बाद कम से कम 6 ऐसे पॉइंट्स को उठाते हुए आप अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको 12 नंबर में अधिकतम अंक मिलने के चांस हो, और एक निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे। आप अपने विचार को आपको व्यक्त करना है कि वात्सल्य रस के सिरमौर हैं कि नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली लोग सकारात्मक अर्थों में ही, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपने कट कर दिया कि सूरदास वात्सल्य के सिरमौर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य पर बहुत बड़ी कोई आपदा आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। जैसे तमाम ऐसे विद्यार्थी हो सकता है उनको लगे कि मैं ऐसा उत्तर लिख दूं कि कॉपी चेक करने वाला चक्कर खा जाए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको टू द पॉइंट लिखते हुए प्रश्न के मुताबिक अपना उत्तर लिखना है। अगर मान लीजिए आप नकार भी देते हैं कि वात्सल्य के सिरमौर बिल्कुल नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदी साहित्य, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सूरदास सूर साहित्य पर अलग अलग किताबें लिखी, अलग अलग ढंग की बातें की हुई हैं, और एक पक्ष है वात्सल्य का, जिस तरीके से उन्होंने कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है, पूरा आपको बतलाना है। क्योंकि इस बात को मैंने इसलिए कहा कि जब जेएनयू में एमए का विद्यार्थी था, तो तमाम हमारे क्लासमेट या जूनियर इत्यादि आते थे, तो वो यही कहा करते थे कि एकदम किसी चीज को खारिज करने की कोशिश करते थे। तो अभी उस तरीके का आपको प्रयास नहीं करना है, आपको प्रयास करना है अंक आपको यहां पर अधिकतम मिल जाए। रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध काव्य धारा में क्या अंतर है, उदाहरण सहित अपना मंतव्य स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य तौर पर आपको रीतिबद्ध के बारे में बतलाना है, इससे जुड़े हुए जितने भी कवि हैं उनके बारे में बात करना है। रीति सिद्ध के बारे में बात करना है, इसको परिभाषित कर देना है। इसमें इकलौते कवि हैं बिहारी, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा करते हुए 1-2 उदाहरण के साथ अपनी बात को कंप्लीट कर देना है। मानक भाषा के रूप में हिंदी का मूल्यांकन कीजिए कि जो हिंदी है उसका मानकीकरण क्या है, यानी कि देवनागरी लिपि से जोड़कर ही इसको एक तरीके से देखना है। प्रसाद के नाटकों में इतिहास और कल्पना का अद्भुत संयोग है, स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि प्रसाद के जो नाटक हैं उसमें इतिहास और कल्पना का समन्वय दिखलाई देता है, चाहे वो स्कंदगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे अजातशत्रु हो। जितने भी नाटक लिखे प्रसाद, सब में इतिहास और कल्पना का अद्भुत संयोग दिखलाई देता है। लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, स्कंदगुप्त पे करना है। तो इसकी समीक्षा या फिर स्कंदगुप्त की जो कथा वस्तु है और वो अपने दिमाग में आप जरूर रखेंगे, और कब लिखा गया और उस दौर में हमारे देश की क्या स्थिति थी, ठीक है। कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद इतिहास
और कल्पना के माध्यम से राष्ट्रीय जो संस्कृति है या फिर स्वाधीनता आंदोलन में प्रेरित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बात को कहना है। कई बार लोग सीधे सीधे, क्योंकि छायावादी कबीर हैं, सीधे सीधे बात नहीं करते थे, बल्कि अपने उस गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। अब जैसे हम सभी कई बार नाम सुने होंगे सनातन, लोग अपने पूर्ववर्ती समय को याद करते हैं कि हम लोग क्या थे और क्या हैं और क्या होंगे अभी, इसी ने लिखा भी है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो नाटकों के माध्यम, खासतौर से स्कंद गुप्त को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखना है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में नारी मुक्ति की अवधारणा पर अपने समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कि प्रेमचंद के बाद जो हिंदी कहानी आई, जिसमें आप देखेंगे कि जैनेन्द्र का नाम है, ठीक है, अज्ञे का नाम है, इसके बाद इलाचंद जोशी का नाम है, और बाद में आजादी के बाद जो खासतौर से महिलाओं ने लिखा। तो प्रेमचंदोत्तर जब हम बोल रहे हैं तो एक लंबा पीरियड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसमें नारी मुक्ति की अवधारणा को लेकर क्या बात हुई? तो पहला तो है कि मनोविश्लेषण का इसमें बड़ा ध्यान दिया गया। शुरुआती दौर में कुछ महिला कहानीकारों को छोड़ दिया जाए तो पुरुषों ने इसकी ज्यादा शुरुआत की कि आखिरकार महिलाओं के मन के अंदर कौन सी गुत्थियां चल रही हैं, उसको लिखने का प्रयास किया, खासतौर से जैनेन्द्र और अज्ञे ने। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने उत्तर को आगे बढ़ाना आपको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश या पदबंध के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो इसमें 6 वाक्यांश या पदबंध दिए गए। तो ये ऐसा प्रश्न है कि अगर आएगा आपको तो आप 12 में 12 नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसे आप जब प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मूल्यांकन कैसे होगा। जो कॉपी चेक करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, उनको एक मॉडल आंसर मिलता है। मॉडल आंसर मिलता है कि कौन कैसे लिखा रहेगा, उसके हिसाब से नंबर देना है। और आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कॉपी चेक करने वाला उसको खोजेगा, मोबाइल से सर्च करेगा, या फिर हिंदी व्याकरण की वासुदेवानंदन और हरदेव बारिक किताब लेके ढूंढेगा? नहीं, उसके पास मॉडल आंसर होगा और वो मिलान करेगा कि कौन सही उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, कॉपी चेक करना तो बहुत आसान होता है, आप तो जानते ही हैं कि जिस चीज को आप 3 घंटे में लिखेंगे, आपकी कॉपी मुझे लग रहा है कि 5 से 10 मिनट में चेक हो जाएगी। ठीक है, कॉपी तो बहुत तेज चेक होती है, खासतौर से ये एग्जाम वाली कॉपी है तो खास, और नौकरी वाली कॉपी है तो इसमें थोड़ा वक्त लिया जा सकता है। कॉपी चेक करना बहुत ही आसान होता है। आप लोग बहुत सारे, आप में से लोग शिक्षक होंगे अलग अलग जगहों पर, आप जानते ही होंगे इस चीज को। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न हुआ हो, एक शब्द लिखना है। पहाड़ के ऊपर की समभूमि, पैर से लेकर सिर तक, रात को दिखाई न देने का रोग, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, स्त्रियों की तरह व्यवहार करने वाला। तो आपको एक एक शब्द यहां पर लिख देना है। अगर आप पूरा सही कर देते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर कटने का चांस ही नहीं। अगला प्रश्न है, वर्तनी शुद्ध कीजिए। और यहां पर 12 वर्तनियों को हमने रखा है। देखिए, बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। जितना आप सही करेंगे उतना नंबर मिलेगा। अगर 2 सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा, अगर 12 सही करेंगे तो 12 नंबर मिलेगा। सुष्टा, महात्म्य, विशंबर, अंतर्धान, वांग्मय, सृष्टय। ठीक है, महात्म्य यहां 2 बार आ गया है। इसके बाद विशंभा। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं। इसमें कुछ वो हो गया है, क्या रिवाइज हो गया है। ठीक है, तो इसको आप 6 कर सकते हैं। मैं इसको चाहूंगा, आप लोगों से मैं सॉरी चाहूंगा। ठीक, इसमें जो एक बार आए उनको ध्यान दे देते हैं। ठीक, सुष्टा, बल्कि ठीक है, महात्म्य, ठीक है, विशंबर, अंतर्धान, वांग्मय, 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद आप संन्यास, उज्ज्वल, इन सबको ध्यान रखिए। टाइप करने में थोड़ा सा लग रहा है कि हमने ध्यान नहीं दिया है। ठीक, 6 का यहां पर ध्यान रखिए। जो विद्यार्थी इसको हल करेंगे उसको 6 करेंगे। महात्म्य, विशंबर, अंतर्धान, वांग्मय। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर संन्यास और उज्ज्वल, इनको ध्यान रखेंगे, इनको ध्यान रखना है, ठीक। 6 इसको कर दीजिए, ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अभी वर्तनी शुद्धि को लेकर हमने बात की, यहां पर वाक्यों की शुद्धि की बात है। मैं उसे सब कुछ समझा लूंगा, सदा सच बोलना उसकी आदत था, भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए, तुम्हारा हृदय वज्र है, पत्थर है, वह विलाप करके रोने लगा, उसके चाचा को लड़की हुई है। तो ये सभी वाक्य थे, और ये वाक्य कैसे हैं? अशुद्ध हैं, और हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे कर सकते हैं? ये सब व्याकरणिक नियम है, ठीक है। आप सभी की कॉपी में देखूंगा तो खुद बता दूंगा और इसको हल भी करवाऊंगा, ठीक। पहले आपको अपने से प्रयास करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। यहां पर केवल अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग नहीं करना है, केवल अर्थ लिखना है। और हमने 12 को रखा है, इसमें गलती नहीं हुई होगी, हमने 12 को रखा हुआ है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जब मैं टाइप कर रहा था तो ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन बनाते समय टाइप करने में भी ना कई बार चीजें पकड़ में नहीं आती, ठीक। तो रिपीट हो गया, और मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को जल्दी से प्रस्तुत करना है। हालांकि इस तरीके की 1% गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। खैर, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझदार हैं, इसको मानवीय त्रुटि कहा जा सकता है, यही है मानवीय त्रुटि। चलिए, मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है। यहां पर पगड़ी बदलना, बुलबुल पालना, काले तिल चबाना, जुए को कंधे से उतारना, कंबल उड़ाकर लूटना, अशर्फियां लूटें और कोयलों पर मोहर, उतर गई लोई क्या करेगा कोई, खूंटे के बल बछड़ा कूदे, दाल भात में मूसलचंद, 9 की लकड़ी 90 खर्च, कागजी घोड़े दौड़ाना, 2 कौड़ी का आदमी। तो ये पूरा 12 है और इसमें रिपीटेशन नहीं है। तो इसको आप सभी लोग हल कीजिए। और देखिए, ये सभी प्रश्न काफी मानक टाइप के क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि जब आप मेन एग्जाम में जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर से मैच करेंगे, और आपको लगेगा कि नहीं, हमने ठीक जगह अध्ययन किया था। और फिर आप कलम उठाएंगे और आपकी कलम रुकने का नाम नहीं लेगी, आप लगातार उसको लिखते जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन किस प्रश्न में कैसे लिखना है, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, अगर इन बातों को आप अपने कीमती समय में से आधा घंटा 45 मिनट निकाल कर समझ लेते हैं, तो कोई आप गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बिंदुवार कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आप तो जानते हैं कि हम सभी का जो व्यवहारिक जीवन है, अगर मोबाइल एक बार उठाएं और रील्स देखना शुरू कर दें तो न जाने कितने घंटे निकल जाते हैं, और फिर हम खुद पर झलाना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं। जैसे तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर फला एग्जाम की तैयारी करा दीजिए, समय बहुत कम बचा है। मैं कभी कभी सोचने लगता हूं, समय की तो गति है, वो तो कभी रुकने वाला नहीं है। उसी समय में हमें अपने को संतुलित करते हुए, प्रबंधन करते हुए आगे बढ़ना है, और तमाम विद्यार्थी उसी में सफलता हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लिखित परीक्षा में इस चैनल से, खासतौर से जो मैं एलटी, जीआईसी, जीडीसी की बात कर रहा हूं, अगर जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से सफलता हासिल करेंगे, और एक दिन वो बताएंगे भी कि थोड़ा बहुत यहाँ से हमें सहयोग मिला था। मेरे विद्यार्थियों, यही उम्मीद है, बाकी कुछ ज्यादा उम्मीद तो है नहीं आप लोगों से। और हाँ, एक उम्मीद है कि इस चैनल को लेकर आप दूसरों को भी बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही एक आप लोगों का सपोर्ट है। बाकी तो हमारे अंदर भी न जाने कौन सा ऐसा जज्बा है कि प्रतिदिन आपसे
मिलने का मन करता है, आपके लिए कुछ करने का मन करता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।